हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अब बोर्ड परीक्षा में मैथ में इंपॉर्टेंट जो भी है ये सॉल्व पेपर हम सॉल्व करेंगे। बोर्ड में इसी प्रकार से प्रश्न आएगा, ठीक। उसका हमने बहुविकल्पी सॉल्व कर दिया है। उसके बाद खंड ब में जो भी प्रश्न है उनको हम क्रम से सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, है ना। इसको पढ़ के जाएंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही आसानी होगी। इसमें से काफी हद तक क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसी में से मिल जाएंगे, है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है ना। क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। यह कथन सत्य है या असत्य है, इसे बताना है। तो देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए, मान लेते हैं कि यदि कोई धनात्मक संख्या है, यदि किसी धनात्मक, ऐसे लिख लेते हैं, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में, है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक में यदि एक जोड़ते हैं ना, एक जोड़ने पर क्रमागत संख्या मिलती है। पहले समझ लेते, फिर लिखेंगे, है ना। जैसे ये 3 है, इसमें एक जोड़िए तो क्या मिल जाएगा, 4, है ना। ये विषम है, सम हो गई। और अगर इसमें हम एक जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगी, विषम संख्या मिल जाएगी। इसमें एक जोड़िए, सम संख्या मिल जाएगी। तो हमको यहां से क्या मिला, समझिए, विषम संख्या है तो एक जोड़ दिए तो 4 मिल गया। यानी क्रमागत संख्या, यदि दो क्रमागत संख्याएं हैं तो एक विषम होगी, एक सम होगी, है कि नहीं। देखिए, ये 4 सम संख्या है, इसमें हमने एक जोड़ दिया, विषम संख्या मिल गई। तो क्रमागत संख्या यानी क्रम से आने वाली संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत संख्याएं होती है। जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे। तो 3, 4 लीजिए क्रम से, तो एक सम होगी, एक विषम होगी। 4, 5 लीजिए, एक सम, एक विषम होगी, एक सम, एक विषम होगी। बात समझ में आ गई। तो यही कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 2 से विभाज्य है कि नहीं है। देखिए, यदि विषम संख्या है तो वो 2 से तो नहीं कटेगी, लेकिन सम संख्या है तो वो तो 2 से कट जाएगी ना। तो इसका मतलब इनका गुणनफल जो है वो 2 से कट ही जाएगा, क्योंकि एक सम संख्या होगी। दोनों में से, दो क्रमागत संख्याओं में से एक सम संख्या होगी, और यदि एक सम संख्या होगी तो वो 2 से कटेगी। इसका मतलब पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यही लिखना है। इसका मतलब ये कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाजित होता है। तो इसको हम लिखेंगे, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में एक जोड़ते हैं, क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, तो यदि धनात्मक संख्या सम है, क्या है, सम है, तो क्या हो जाएगी, विषम संख्या में परिवर्तित हो जाएगी एक जोड़ने पर, है ना। विषम संख्या बन जाएगी, विषम संख्या बन जाती है। और यदि विषम संख्या है, यदि विषम संख्या है तो उसमें एक जोड़ने पर, तो एक जोड़ने पर क्या हो जाएगी, एक जोड़ने पर सम संख्या हो जाएगी। और सम संख्या 2 से विभाजित होती है, विभाजित होती है। अतः यहां लिख देंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाजित होगा। ठीक, ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। और इसके बाद ख वाले में क्या कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 7/8, यदि cos थीटा बराबर क्या कह रहे हैं, 7/8, तो चलिए इसको लिखते हैं, ख वाला। cos थीटा बराबर 7/8, है ना। तो हमको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा अपान इंटू 1 माइनस साइन कॉस थीटा। इसी का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान समझिए, ये कॉट थीटा का मान दिया हुआ है, तो इसको या तो कॉट में चेंज कर लो या कॉट की सहायता से साइन और कॉस निकाल लो। ये ज्यादा आसान पड़ेगा, साइन और कॉस निकालना। कैसे निकालेंगे, देखिए,
कॉट देखिए tan बराबर होता लंब बटे आधार, तो ये आधार बटे लंब होगा। कॉट बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। अब इसमें बनाएंगे हम त्रिभुज, ये बना लीजिए ए बी सी। आधार कितना हो गया 7, लंब हो गया 8, ठीक है। तो कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण AC स्क्वायर बराबर क्या होगा 8 का वर्ग धन 7 का वर्ग, ये हो गया 8 ठाई 64 और 7 सते 49, जोड़ दीजिए 9 4 13 और 6 4 10 1 11, 113 आ गया। AC बराबर अंडर रूट 113, कड़ी में 113 लिख लीजिए। ये लंब कर्ण आधार सब मिल गया। अब यही निकाल लीजिए साइन थीटा, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो जाएगा 8 बटे कर्ण, कड़ी में 113, ये हो गया। अब ऐसे निकाल लीजिए cos थीटा, cos बराबर क्या होगा, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 7 बटे कर्ण 113। अब देखिए साइन cos का मान मिल गया, यही हल कर लीजिए रख करके। तो इसको लिखिए इतना बराबर, और क्या हम लिख सकते हैं 1 माइनस, देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया ना। अब देखिए यहाँ साइन कॉस का मान रख दीजिए यहीं पे 1 माइनस, अच्छा इसको डायरेक्ट ऐसे भी हम कर सकते थे, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का sin स्क्वायर थीटा। cos बटे sin होता है cot, ये cot स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट cot का मान रख दो 7 बटे 8 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा 7 सते 49 बटे 64, ऐसे लगाइए। क्योंकि प्रमेय, देखिए प्रमेय का प्रयोग सिलेबस में है नहीं, इसलिए इस प्रकार से नहीं लगाएंगे। तो फिर कैसे लगाएंगे, ऐसे। तो इतना हमने कर लिया। अब sin थीटा का मान जो है उसको रखिए 1 माइनस साइन थीटा की जगह कितना लिखेंगे 8 बटे कड़ी में 113 का स्क्वायर हो गया, है ना। नीचे फिर लिखिए 1 माइनस ये कितना बना है 7 बटे कड़ी में 113 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा इससे सॉल्व करने पर। यहां से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या 1 माइनस, देखिए 8 अठाई 64 बटे वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी 1 बटे 13, और नीचे 1 माइनस 7 सते 49 बटे 113। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 113 का गुणा कीजिए 113 माइनस 64 बटे 113, ऐसे होता है ना। इसका गुणा करेंगे फिर माइनस इतना बटे, फिर इसका इसमें उसी प्रकार से इसका इसमें गुणा होगा, कितना होगा 113 माइनस कितना 49 बटे 113, ठीक। अब इसको घटा लीजिए, कितना आएगा यहाँ से घटाइए तो 13, ये 9 13 में से 4 गए 9, और यहाँ बचा 10 में से 6 गए 4, ये आ गया 49 और बटे 113। नीचे इसको भी हल कीजिए, इसको घटाइए कितना 13 में से 9 गए 4, और यहाँ बच जाएगा कितना 10 में से 4 गए 6, 64 बटे 113। अब क्या करेंगे 4 बटे 113, अब देखिए पलट गुणा हो जाएगा, ये उल्टा करके 113 बटे 64, ये कट गया देखिए, तो मिला कितना 49 बटे 64 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। पहले का ग वाला देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास, देखिए इसका आंतरिक व्यास 10 सेमी है और 24 सेमी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितनी है 24 सेमी। अब इसमें पानी भरा हुआ है, इस शंक्वाकार बर्तन में क्या है पानी भरा हुआ है। अब कह रहा है पानी को एक बेलनाकार बर्तन में, यहां से जो पानी मिलेगा इसको एक बेलनाकार बर्तन में जिसका आंतरिक व्यास 20 सेमी है में डाला जाता है। अब कह रहे हैं कि बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई, बेलनाकार बर्तन में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कितनी ऊंचाई तक ये पानी जाएगा इसको हमको निकालना है। प्रश्न आया समझ में? क्या कह रहे हैं कि इस शंक्वाकार बर्तन में पानी भरा हुआ है, इस पानी को इस बेलनाकार बर्तन में डालेंगे तो बेलनाकार बर्तन में कितनी ऊंचाई तक पानी जाएगा ये निकालना हमको, ठीक।
तो यदि यहाँ देखिए इसमें जब पानी आ गया तो ये देखिए बेलनाकार बर्तन में आया है, इस पानी का आयतन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ये त्रिज्या चाहिए और ये ऊंचाई चाहिए, है ना। तो इसके लिए इस पानी का आयतन कितना होगा वो हमको निकालने के लिए इस शंकु का आयतन निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, शंक्वाकार बर्तन, शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या पहले लिख लीजिए, क्या त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी, व्यास पर 10 है तो 10/2 कर लीजिए, आ जाएगा 5। ये त्रिज्या मिल गई 5 सेमी, ठीक। और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है कितना, h बराबर, ऊंचाई h बराबर 24 सेमी, ठीक। तो यहां से हम शंकु का आयतन निकालेंगे। अब बेलनाकार बर्तन में हम ये मान लेते हैं कि h ऊंचाई तक पानी ऊपर गया, तो यहां मानिए कि यदि बेलनाकार बर्तन में h ऊंचाई तक पानी भरा जाए तो क्या होगा। अच्छा, यहां बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या भी लिख लीजिए, बेलनाकार यहां लिख लेंगे, बेलनाकार नीचे भी लिख सकते हैं, यहां ज्यादा अच्छा रहेगा। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, 20/2, 20/2 यानी 10 आ गया, ठीक। ये कैपिटल R मान लीजिए यहाँ, है ना। अब देखिए बेलनाकार बर्तन में h ऊंचाई तक अगर पानी आ रहा है तो बेलन का ना h ऊंचाई के बेलनाकार भाग का आयतन बराबर शंकु के आयतन को होगा। क्या होगा, यहाँ लिखेंगे क्या कि h ऊंचाई के बेलन का आयतन ये बराबर होगा किसके, शंकु के आयतन के, या कह लीजिए शंक्वाकार बर्तन के आयतन के, शंक्वाकार बर्तन के आयतन के बराबर होगा। अब यहां से देखिए h ऊंचाई के बेलनाकार पात्र का आयतन निकालिए। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है, r, πr², और ऊंचाई हमने माना है h, तो ये हो गया बेलन का आयतन। अब यहां से शंकु का आयतन लिख लीजिए, 1/3 पाई, बेलन की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो क्या हो जाएगा πr²h, है कि नहीं। चूंकि शंकु का आयतन जितना है वही पानी इसमें मिलाया गया है इसमें, ठीक। तो दोनों का आयतन बराबर होगा। यहां से पाई से पाई काट दीजिए, r का मान 10 है तो 10 हो जाएगा, गुणे h लिख लीजिए 1/3, पाई तो कट गया, r कितना है त्रिज्या, ये शंकु की 5 गुणे 5 2 बार हो जाएगा। ऊंचाई कितनी शंकु की 24, यहाँ 24 लिख दीजिए, ये 3 से काटिए, 3×8 24 हो गया। तो यहां से h बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 8 बटे 10 गुणे 10 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 दूना 4, तो ये ऊंचाई आ गई कितनी, 2 सेंटीमीटर। तो इस बेलनाकार पात्र में 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी जाएगा, ठीक। चलिए नोट करिए, देखते हैं इसके बाद अगला सवाल। चलिए पहले का घर देखते हैं। इसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है, समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य हम चाहे जिस विधि से निकाले हैं ना, 3 विधियां हैं। चलिए हम जो है बंटन विधि या प्रत्यक्ष विधि से लगाते हैं। तो इसके लिए देखिए वर्ग अंतराल दिया, क्या निकालना होगा, मध्यमान। चलिए पहले मध्यमान निकालिए। मध्यमान कैसे मिलेगा, इन दोनों को जोड़ करके आधा कीजिए, 20 10 30 का आधा कितना हो गया 15, और ये 50 का आधा 25, ये जोड़ दीजिए 70 का आधा 35। देखिए एक जो भी मिला है वर्ग अंतराल जितना होगा उतना जोड़ते जाइए, क्रमशः आता जाएगा, है ना। तो जैसे 10 10 का अंतराल है ना, 15 10 25 25 10 35 35 10, यहाँ 45 आएगा, यहाँ 55, यहाँ 65 हो जाएगा, ठीक। ये मध्यमान मिल गया यानी यक्ष, समांतर माध्य यानी एक बारंबारता यानी यक्ष। अब समांतर माध्य निकालने के लिए
एफ एक्स भी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एफ एक्स। एफ एक्स कैसे निकालेंगे? एफ गुणे एक्स करके। तो एफ का एक्स में गुणा कीजिए, कितना आएगा? 15 दूनी 30, ये गुणा कर लीजिए 30 आ जाएगा, है ना। 25 इसमें गुणा कीजिए, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 14 3 17। अब ये गुणा कीजिए, 12 पचे 60, 12 तियां 36 और 36 में 6 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 42। अब फिर इसका गुणा कीजिए, 15 पचे 75, 5 7 बचा। अब फिर 15 चौके 60, इसमें जोड़ दीजिए 7, तो 6 7 इतना आ गया। फिर 8 से गुणा कीजिए, 8 बचे 40, 8 बचे 40 4 44 हो गया, है ना। फिर 6 से गुणा कीजिए, 6 बचे 30, 6 छक्के 36 3 39। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ लेंगे, ये एफ एक्स मिल गया। अब क्या करेंगे? सिग्मा एफ एक्स हमको निकालना है। क्या निकालना है? सिग्मा एफ एक्स, यानी इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ लीजिए, सिग्मा एफ एक्स जोड़िए, कितना आएगा? 10 और ये जोड़िए 7 3 10, 2 12, 12 12 7 19, 19 1 20 3 33 23 और 23 9, कितना हो जाएगा? 23 9 32। तो हासिल बचा ये 23 9 32 हो गया। 32 बचा 3, है ना। अब इसके बाद 3 बचा, यहाँ जोड़िए इसको, 4 1 5 5 हो गया, 5 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 21। ठीक है, चलिए एक बार फिर जोड़ लीजिए, कितना? 5 5 10 हुआ। ये 7 3 10, 2 12, 12 12 9 19, 19 1 20 3 23, 23 9 23 9 हो जाएगा 32, 32 2 3 5 6 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 21। ठीक है, अब यहाँ जोड़ लीजिए, सिग्मा एफ निकालना है। यहाँ सिग्मा एफ निकाल लीजिए इसको, 7 2 9 और 9 में 12 जोड़िए, कितना आएगा? 9 12 21, 21 में 15 जोड़ लीजिए, 21 में 21 5 26 36 हो जाएगा। 36 4 40 4 44, 44 में 6 जोड़ दीजिए, 50 आ गया। तो ये मिल गया सिग्मा एफ। ठीक, हमने निकाल लिया सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। अब निकालना हमको समांतर माध्य। यहां से लिखेंगे समांतर माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो समांतर माध्य एक्स बार से प्रतीत करते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया है? बटे 50, ये 0 0 काट दो, 5 4 20, 4 बार गया, फिर 5 दूनी 10, 5 4 20, यही आएगा ना, 42.4 आ गया। ठीक, ये मिल गया समांतर माध्य। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। का ये पहले का गांव वाले में क्या कह रहा है कि बिंदु -4 6, ये -6 और 10 3 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये निकालना है। मतलब ये बिंदु AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा, इसको निकालना है। तो इधर हम मान लेते हैं M1, इधर M2। ठीक, तो यहाँ से हम कैसे लिखते हैं? x1 -6, y1 कितना हो गया? 10, और इधर लिख लीजिए x2 कितना? 3, y2 -8 हो गया। अब x का मान दिया हुआ है -4, ठीक, और y दिया हुआ है 6। तो चाहे y वाले मान से निकाल लीजिए अनुपात, चाहे x वाले मान से। तो हम x वाले से निकाल रहे हैं। तो हम जानते हैं कि x बराबर होता है क्या? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक, अब यहीं से मान रख दीजिए क्रमशः। क्या होगा? x का मान यहाँ रखिए -4, अब m1 वैसे रहने दीजिए, m2 कितना है? x2 3 और प्लस m2 वैसे रहने दीजिए, चूंकि यही हमको निकालना है। x1 कितना हो गया? -6 और बटे m1 प्लस m2। फिर तिरछा गुणा कर लो इसको, तो कितना आएगा?
-4m1 फिर -4m2, -4 का गुणा हो गया। अब बराबर इधर मिला 3m1, क्या मिला 3m1 और -6m2। ठीक, अब m1 वाला पद एक तरफ कर लीजिए, -4m1 इसको इधर लाइए, -3m1 हो गया, बराबर -6m2 है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस कितना 4m2। अब ये सॉल्व कर लो, -7m1 और इधर कितना हो जाएगा माइनस, देखिए अलग अलग चिन्ह घट जाएगा, 2m2। अब यहाँ से मिल गया m1 बटे m2 बराबर 2/7, तो माइनस दोनों तरफ है, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अनुपात ऋणात्मक में होगा नहीं, हाँ माइनस दोनों तरफ है, ये माइनस हटा दिया जाएगा, तो यहाँ से अनुपात क्या मिल गया 2:7। ठीक, ये अनुपात मिल गया। तो यहाँ पहले इसको लिख लेते हैं, x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 4, y2 k, x3 कितना हो गया 6, y3 हो गया -3। ठीक, अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए, यहाँ से लिखिए ABC का क्षेत्रफल कितना होगा 0 होगा। अब यहाँ क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा दीजिए, क्या होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, अब 2 के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, 2 के बाद y3 माइनस y1 प्लस x3, अब 3 के बाद यहाँ लिखेंगे y1 माइनस y2, ये हो गया क्षेत्रफल 0, है ना। यही मान रख करके लगा दीजिए, 1/2 x1 का मान रखिए क्रमशः कितना होगा 2, बोलते जाइए, y2 कितना है के, y3 -3 है तो यहाँ माइनस रखेंगे प्लस हो जाएगा। अब x2 कितना है +4, y3 -3, अब माइनस y1 3 लिख लीजिए, प्लस x3 कितना है 6 हो गया, y1 3, y2 माइनस लगाइए, y2 k हो गया बराबर 0। अब इसको सॉल्व करिए, 2 का गुणा इधर 0 में होगा ना, 0 हो गया। अब इससे गुणा कर लीजिए, 2k + 6 प्लस, अभी देखिए कितना 4 गुणे कितना बनेगा -6, ठीक है। अब +4 ये 6 है, प्लस 6 का गुणा कर लीजिए इसी समय, 6 तिरिक 18 -6 के बराबर 0। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कितना मिला 2k और ये +6, ठीक, और ये 6 चौक 24 -24 हो गया, प्लस 18 -6 के बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा -6k और 2k कितना बन गया -4k हो गया है ना। इतना देखिए अलग अलग चिन्ह घट जाएगा, बड़ा वाला चिन्ह लगेगा, 6 में से 2 गए 4। अब ये 18 और 6 कितना हो गया 8 6 14 24, ठीक है 24 में ये हो गया -24 ये वाला बराबर 0। अभी देखिए प्लस माइनस ये कितना मिल गया -4k, ये 24 से प्लस माइनस ये कट गया बराबर 0। तो यहाँ से आ गया k बराबर 0 बटे कुछ लिखिए, उसका मान 0 ही होगा, तो k का मान आ गया 0। ठीक, ये हो गया हमारा सवाल। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। चलिए अब दूसरे का देखते हैं। इसके बाद इसमें क्या है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक युग्म 2x + y - 6 बराबर 0 और 4x - 2y बराबर 4 बराबर 0 ये संगत हैं, है ना। इसमें जांच करना कि ये संगत हैं। यदि ऐसा है, मतलब यदि ये दोनों संगत हैं तो ग्राफी विधि द्वारा इनको हल करना है, ग्राफी विधि द्वारा हल करना है। तो पहले संगत चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ a1 बराबर क्या मिलेगा, यहाँ a1 बराबर क्या मिलेगा, a1 देखिए a1x b1y c1 ऐसे करते हैं ना, तो a1 की जगह 2, ठीक, b1 कितना हो गया 1 और c1 -6, फिर a2 लिख लीजिए, a2 कितना मिलेगा 4, b2 कितना हो गया -2, है ना, और c2 कितना हो जाएगा -4। ठीक,
अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले निकालिए A1/A2, है ना। तो समझिए यहाँ से ये अनुपात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यदि तीनों बराबर है, समझिए यदि तीनों बराबर हैं तो यानी दोनों रेखाएं एक ही से होकर के जाएंगी। अनुपात बराबर है, दोनों एक होगा, दोनों एक ही रेखा से होकर के जाएंगी, है ना। दोनों समीकरण एक ही बिंदु से होकर के सभी जाएंगे, है ना। तो जितने बिंदु पर मिलेंगे उतने हल होंगे, यानी अनेक हल होते हैं। ऐसे में क्या होता है, अनेक हल होते हैं, यानी ये भी संगत होता है। और दूसरी स्थिति में जब ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये प्रतिच्छेदित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे, यानी एक हल होगा, अद्वितीय एक हल होगा, ये भी संगत होगा, है ना। और यदि ये बराबर हो जाए लेकिन ये बराबर ना हो तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर रेखाएं। जब ये दोनों बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा तो समांतर होंगी, ठीक। तो इसको हमने अलग से बताया है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि ये संगत है या नहीं है, ठीक। तो चलिए पहले देखते हैं A1/A2 का मान निकाल करके। A1/A2 बराबर होगा 2/4, इसको 2 से काटिए तो मिल गया 1/2, ठीक। अब फिर निकाल लीजिए B1/B2, तो ये कितना आएगा, 1/-2 हो गया, है ना। ये दोनों बराबर नहीं हैं, यदि बराबर नहीं है तो अद्वितीय एक हल होगा, है ना, अभी बताया हमने। देखिए तो यहाँ से मिल गया क्या, यहाँ से मिल गया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये बराबर नहीं है। और यदि बराबर नहीं है तो इसमें क्या होगा, अतः यहाँ लिखेंगे, अतः यह क्या है, संगत है, अतः संगत है। और जब संगत है तथा अद्वितीय एक हल है। कितने हल होंगे इसके, एक हल होंगे। अब एक हल है तो ये संगत है तो ग्राफी विधि से इसको हमको निकालना है। तो ग्राफी विधि से चलिए इसको निकाल कर देखते हैं। ग्राफी विधि से निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण, दोनों समीकरण का क्या करते हैं, हम टेबल तैयार करते हैं। कैसे, देखिए पहले 2x + y - 6 = 0। अब इसका टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए x का मान कुछ रखिए अपने मन से और y का मान कुछ प्राप्त होगा, है ना। यहाँ x रख लीजिए, y। अब x का मान कुछ रखिए, चलिए 0 रख देते हैं पहले। x की जगह जब 0 रखेंगे तो देखिए पूरा पद 0 हो गया, बचा क्या, y - 6 = 0। तो 6 इधर आ गया तो y = 6 आ जाएगा, ठीक। x का मान 1 रख लीजिए, तो 1 रखेंगे, देखिए 2 1 के 2, और फिर इधर प्लस y - 6 = 0, तो हो गया देखिए 2 + y - 6 0 हो गया। तो y - 4 = 0, तो y = 4 आ गया। तो यहाँ देखिए जब 1 रखा हमने x का मान तो y का मान मिल जाएगा 4। अब फिर इसके बाद 2 रख लीजिए, x की जगह 2 रखें, 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 + y - 6 = 0, तो कितना बनेगा, y - 2 = 0, यानी y का मान 2 मिल गया, ठीक। ये हो गया, पहले समीकरण का टेबल बन गया। फिर दूसरे समीकरण का टेबल इसी प्रकार से बना लीजिए। कितना है, 4x - 2y - 4 = 0। 2 से सब में भाग दे दीजिए, कितना मिलेगा, 2x - y - 2 = 0। अब इसका टेबल तैयार कर लीजिए इस प्रकार से, है ना। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, ये x y। अब x का मान 0 रखिए, पहले x का मान 0, तो 0 रखिए, क्या मिलेगा, ये 0 हो गया। तो क्या मिला, -y - 2 = 0, यानी इधर आएगा तो -y = 2, तो y = -2 मिल जाएगा, -2 मिल गया, ठीक। अब फिर x की जगह चलिए 1 रख लेते हैं, तो 1 रखेंगे तो कितना आएगा, y का मान 0 हो जाएगा, है ना। 2 1 के 2 और 2 - 2 0 हो गया। अब 2 रख के देखिए, x की जगह 2 रखेंगे तो कितना बनेगा, 2 दूना 4, देखिए x जगह 2 रखिए, 2 दूना 4 -y - 2 = 0, है ना। तो यहाँ मिल गया 2 - y = 0, तो y = 2 आ जाएगा, है ना। तो ये टेबल दोनों के लिए तैयार हो गया। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हम ग्राफ पर दिखाएंगे दोनों समीकरण को। देखिए कैसे, अब पहले हम ग्राफ बना लेते हैं इस प्रकार। देखिए ये हो गया ऐसे, ठीक। तो धन में मान है ज़्यादातर, तो यहाँ लिखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख लीजिए। -1
-2 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6। चलिए इतना हो गया। अब पहले वाले का ग्राफ पे ढूंढिए ये बिंदु। जब x का मान 0 है तो y का मान 6 है। x का मान 0 देखिए यही है, y का मान 6 देखिए ये होता है ना x डैश y डैश, तो 0 और 6 तो y अक्ष पे कितना 6 जाना है, यहाँ हो जाएगा। ठीक, दूसरा बिंदु देख लीजिए, x में 1 y में 4, ये हो गया इसके सीध में, यहाँ मिल गया। ठीक, अब 2 और 2 ढूंढिए, x में 2 y में 2, तो ये मिल गया, x सीध में 2 y में भी 2। ठीक, ये मिल गया। अब तीनों बिंदुओं को जब मिला करके रेखा खींच दीजिए। ठीक, तो ये सीधी रेखा जो मिली है वो किस समीकरण की है, 2x + y - 6 = 0 की है। ठीक, अब इसी प्रकार से दूसरे समीकरण का भी खींच लो, पहले 0 फिर -2, 0 -2 y पे -2, ये मिल गया। 1 0, x अक्ष पर 1 और y पर 0 नहीं जाना है, y पर कुछ, तो यहाँ मिल गया। 2 और 2 यहाँ मिला ही है, इन तीनों को मिला करके ये रेखा खींच दीजिए, ये हो गया। ठीक, अब ये दूसरी रेखा हो गई कौन सी, 4x - 2y - 4 = 0। ठीक, अब ये दोनों बिंदुएं किस बिंदु पर मिल रही हैं, 2, 2 पर मिल रही हैं। तो ग्राफी विधि से इस प्रकार से हमने हल निकाल लिया, 2, 2, यानी x का मान 2 और y का मान 2। ठीक, चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए दूसरे का था, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं जल्दी देखिए, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या मान लेते हैं। माना बड़ी संख्या क्या है, x है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, छोटी संख्या, समझिए ध्यान से, छोटी संख्या का वर्ग क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या x है ना, इसी का 8 गुना, बड़ी संख्या का 8 गुना, ये क्या है, छोटी संख्या का वर्ग है। समझ गए, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो अब यहां से देखिए छोटी संख्या हमको मिल जाएगी कितना, छोटी संख्या मिल जाएगी यहां से 8x² को इधर लाइए, √ हो गया, दोनों संख्याएं मिल गई। अब करना क्या है, दोनों संख्याएं हमको ज्ञात करनी है, तो ज्ञान कर लीजिए। तो क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यहां लिखिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो दो देखिए, बड़ी संख्या कौन है, 8 है, 6 है, ये x है। बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे ना, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो ये 8x √ है ना, वर्गों का अंतर हो गया। और कितना कह रहा है, 180 है। बस 180 रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो कितना आएगा, x² - 8x, 180 इधर लाइए, -180 = 0। अब इसका गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पे 180 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे 8 आएगा। तो क्या करेंगे, 18 × 10 कर लो, 18 में से 10 घटाओगे 8 आ जाएगा, है ना। तो अब क्या लिखेंगे, पहले x² - 18x + 10x, है ना। 18 में से 10 घटाओ 8 आया, गुणा करोगे 180 -180 लिख लो = 0। अब ले लो कॉमन x -18 बच गया, +10 कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा, x - 10 से भाग दो, 18 = 0। अब दोनों में क्या है, x - 18 है, तो x - 18 एक बार लिख लो, x + 10 दूसरे में हो गया = 0। अब क्या करेंगे, पहले यहां से लिख लीजिए, ये x - 18 = 0, तो x बराबर आ गया 18। ठीक, पुनः x + 10 = 0, +10 है ना, x + 10 = 0 करें कितना आएगा, -10। ठीक, तो x का मान 18 और -10 आया, तो ये धन वाली संख्या ले लो, है ना। x का मान कितना ले लेते हैं, 18।
तो बड़ी संख्या, दोनों संख्याएं निकालनी है, तो देखिए यहां हमको मिल गई बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितनी मिल गई? 18। अब निकाल लेंगे छोटी संख्या। छोटी संख्या कितनी है? √8x, यही मान रख दीजिए। 8 गुणे 18 है ना, इसका वर्गमूल ले लीजिए, छोटी संख्या भी आ जाएगी। 8 को कितना लिखेंगे? 2 दूना 4 दूना 8। 18 को कितना लिखेंगे? 9 दूनी 18 होता है ना, तो 2 गुणे 3, 2 3 6 3 18, ये आ गया। अब देखिए ये जोड़ा बन गया, ये बन गया, ये बन गया, तो यहाँ से क्या मिलेगा? 2 गुणे 3, तो कितना मिला? 3 दूनी 6 दूनी 12। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई? देखिए आप प्लस माइनस लिख सकते हैं ना, 12। तो संख्या कौन सी बन गई? एक 18 और 12 हो सकता है, 18 माइनस। दूसरे का देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और इसकी माप कर लिखिए, इसको माप कर लिखिए। तो 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है, पहले रफली काम कर लीजिए। 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त, फिर इसी का संकेंद्रीय 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त और 6 सेमी त्रिज्या क्या कर रहे हैं आगे? 6 सेमी त्रिज्या संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु, वृत्त के किसी बिंदु से, अच्छा वृत्त के किसी बिंदु से इस पर उभयनिष्ठ स्पर्शी खींचनी है ना। तो इसको खींचिए, कैसे खींचेंगे समझिए। पहले क्या करेंगे? 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना लीजिए, ये हो गया 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त हो गया। अब क्या करेंगे? इसके केंद्र, इसी को केंद्र मानकर, जो इसका केंद्र है उसके केंद्र को केंद्र मान करके एक 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना लीजिए। एक 6 सेमी त्रिज्या का दूसरा वृत्त बना लीजिए और 6 सेमी त्रिज्या का जो दूसरा वृत्त है उस पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र मान करके ना, उस बड़े वाले वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से इस पर स्पर्शी खींचनी है। तो बाहर स्थित बिंदु से स्पर्शी खींचने के लिए क्या करते हैं? हम केंद्र से पहले मिला देते हैं, केंद्र से मिला दीजिए, है ना। तो जैसे जैसे हम बोल रहे हैं रचना के पद में यही लिखना आपको, क्या कि सर्वप्रथम 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, उसके बाद उसी वृत्त के केंद्र मान करके 6 सेमी त्रिज्या का दूसरा वृत्त खींचा। 6 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर स्थित बिंदु P से इस पर क्या करना है? उभयनिष्ठ स्पर्शी खींचनी है। तो क्या करते हैं? OP को, है ना, OP को क्या करते हैं? लंबार्धक करते हैं। OP को लंबार्धक करते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? आधे से ज्यादा दूरी लेकर के दोनों तरफ आर्क लगाएंगे। ये आर्क लगाया P से इधर इधर, ठीक। फिर O पर नोक रख करके दोनों तरफ फिर आर्क लगाइए, ये। तो जहां कटेगा इसको मिला दीजिए, ऐसे कुछ, है ना। तो अब ये लंबार्धक रेखा इस बिंदु पर मान लो M पर मिल रही है, तो M को केंद्र मान करके MO या MP की दूरी से एक वृत्त बनाया, या कह लो OP को व्यास मान करके एक वृत्त खींचा, OP को व्यास मान करके एक दूसरा वृत्त खींचा। चलिए इसकी दूसरी पेन से खींच देते हैं जिससे स्पष्ट दिख जाए आपको, है ना। OP को क्या करेंगे? OP को व्यास मान करके एक दूसरा वृत्त खींचेंगे इस प्रकार से, ठीक। ये हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे? देखिए OP को जो व्यास मान करके हमने वृत्त खींचा है, पहले वाले वृत्त को जिस बिंदु पर काटता है उसको नोट कर लेंगे। पहले वाले वृत्त को कहां मिला है? A पर, और इधर मिला है B पर, ठीक। अब AP और BP को मिलाकर के रेखा खींच दीजिए, हो गई स्पर्शी AP और इधर BP, ठीक। ये हो गई हमारी स्पर्शी। अब इसको नापना है तो A से P की दूरी नाप लीजिए, P से B की दूरी नाप लीजिए। नाप करके आप चेक कर लीजिएगा कितना है ना। तो हाथ से बनाए हैं, कैसे नाप सकते हैं, ठीक। चलिए इसके बाद अगला सवाल, चलिए दूसरे का घा इसके बाद देखते हैं। दूसरे का घा में क्या है कि 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर, 2 खंभे बना लीजिए, एक 6 मीटर है, एक 11 मीटर है, ठीक है। अब कह रहा है ये समतल भूमि पर खड़े हैं, इनके पाद बिंदु के बीच की दूरी, इनके आधार की दूरी कितनी है? 12 मीटर है, ठीक। और तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी याद कीजिए, ये 6 और 11 मीटर है ना। कितना है? ये 11 मीटर का है और ये 11 मीटर का है। ऊपरी सिरों के बीच की दूरी निकालनी, इसके लिए क्या करें? देखिए यही दूरी निकालनी, हाँ।
तो ये देखिए 6 है, तो यहाँ से इस पर लंब खींचिए तो ये 6 है, तो इधर भी 6 होगा, है ना, ये भी 6 मीटर होगा। और ये पूरा कितना है, 11 है। तो ऊपर वाली ये दूरी कैसे मिल जाएगी, ए बी सी डी ई, मान लीजिए ऊपर वाली दूरी ये कैसे मिलेगी, पूरा 11 है, उसमें से 6 माइनस कर दो, पूरे में से 6 माइनस कर दो, ये बच जाएगा कितना है, 11 में से 6 निकाल दो, कितना मिला, 5 मीटर। ये मिल गया 5 मीटर, यहाँ मिल गया ये 5 मीटर, और ये है 11 मीटर, ये 6 मीटर, ये भी 6 मीटर, और ये 12 मीटर। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ से ये बीच की दूरी निकालनी है यदि, तो यक्स मान लीजिए, अच्छा ये 12 दिया हुआ है, तो ये 12, ये बीच की दूरी निकालनी है ना, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी। तो कैसे मिलेगा, देखिए समकोण है ना, ये लंब मिल गया, आधार मिल गया, कर्ण निकाल लो पाइथागोरस प्रमेय से, बस हो गया। त्रिभुज ए बी ई में क्या करेंगे, ए बी ई में क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ए ई स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब ए बी हो गया, आधार बी ई हो गया, ठीक है। ए बी कितना है 5 और बी ई कितना है 12। अब इसको सॉल्व करो, 5 बचे 25, 12 बचे 144, जोड़ लीजिए इसको, 5 4 9 4 2 6 और 1, यहाँ ए ई आ गया इधर। ए ई बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 6 9। अब इसका जो है 13 गुणे 13 होता है, तो 13 आ जाएगा बस। इसको कैसे लिखेंगे, ए ई बराबर अंडर रूट 169, 13 गुणे 13 कर दो इसको, तो ये आ गया 13। ए ई बराबर 13 मीटर, ठीक हो गया। चलिए अगला देखते हैं इसके बाद। चलिए दूसरे का अंगा वाला सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। इस तरीके से आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। इसमें ऊंचाई देखिए, पहले दिया है 140 से कम, फिर 145 से कम, 150 से कम, तो हमने इस प्रकार से लिख दिया है। अब लड़कियों की संख्या क्रमशः दिया 4 11 29 40 46 और 51, तो कुल योग जो है, कुल लड़कियों की संख्या 51 है। इसका मतलब ये संचयी बारंबारता दिया हुआ है, तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा पहले बारंबारता। ये लाइन मिटा देते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ हम बारंबारता निकालेंगे। तो बारंबारता निकालिए, कैसे निकालेंगे, पहले 4, फिर 11 में से घटाइए 4, कितना आएगा 7, फिर 7 घटा दीजिए 22, फिर 22 इसमें घटाइए कितना आएगा 18 आ गया, फिर 46 में से 18 घटाओ कितना आएगा 28, फिर 51 में से 28 घटा दो आ गया 23, ठीक है। ये मिल गया बारंबारता। अब क्या करेंगे हम, देखिए कुल टोटल नंबर कितना होगा, n बराबर, माध्यक निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, n पहले निकालते हैं ना। तो n बराबर यहाँ हमारा हो गया 51, तो यहाँ से लिखेंगे n/2 यानी 51/2, इसको काटेंगे आएगा 25, देगा 25, 25 दूनी 50 और ये 0.5, तो ये आ गया माध्यक, ठीक। तो 25.5, अब 25.5 किसके अंतर्गत आएगा, यहाँ हम देखेंगे 25, देखिए 11 से ज़्यादा और 29 से कम है, इसका मतलब 29 के अंतर्गत आएगा। तो ये देखिए हमारा हो गया संचयी माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल, ये आ गया, ठीक। वर्ग अंतराल ये आ गया, तो वर्ग अंतराल में यहाँ यल बराबर कितना लेंगे, ये 145 हो गया। और इसी के देखिए माध्यक वर्ग अंतराल की जो बारंबारता होती है इसको हम क्या कहते हैं, यफ। यफ बराबर 22 हो गया। और यच अंतराल दोनों में कितना का है, 5 का, तो 5 लिख दीजिए। और क्या चाहिए इसमें, बस हो गया। अब लगाएंगे हम फार्मूला, फार्मूला लगाओ। माध्यक बराबर क्या होगा, माध्यक बराबर यल प्लस यच बटे यफ और इधर n/2 माइनस सी एफ। तो अभी हमको सी एफ भी यहाँ लिखना है। तो सी एफ की क्या होता है, ये जो वर्ग अंतराल है इसके जस्ट ऊपर वाला, तो ये हो गया सी एफ बराबर कितना बन जाएगा 11। अब यहाँ से सब रख दीजिए क्रम से मान। यल का मान कितना है 145, धन यच 5 और यफ 22। अब यहाँ n/2 यानी 51/2 लिख दीजिए, या डायरेक्ट n/2 हमने निकाला 25.5।
तो 25.5 माइनस CF 11 लिख लो, हो गया। अब इसको सॉल्व करो, ये आ गया 145 प्लस 5 गुणे, अब इसमें से 11 घटाओ, कितना आएगा 14.5/22। अब क्या करेंगे, यहाँ से 5 से गुणा कर लो, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 22, 22, 5 × 4 = 22, 5 × 5 = 2, 7, एक अंक दशमलव लगा दो, 72.5/22। अब 22 से भाग दो, कितना मिलेगा, ये पहले इसमें गुणा होगा, है ना, या तो इसमें 22 से गुणा कीजिए, फिर प्लस 72.5 पूरे 1/22, है ना। अब इसमें 22 से गुणा करके फिर जोड़ करके फिर 22 से भाग देना, 22 से गुणा करो, कितना आएगा 3190 धन 72.5/22। अब जोड़ लो इसको, ये आ गया 3262, कितना होगा 3262.5/22। अब 22 से भाग दीजिए, कितना आएगा 22 × 1 = 22, कितना 48.1। ये हो गया हमारा माध्यक। ठीक, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। ठीक है, दूसरे कच्चा देखिए, इसमें क्या है कि नीचे दिए हुए इस बंटन माध्यम का 28.5 माध्यक दिया हुआ है, x और y का मान निकालना। इसमें x और y का मान निकालना, तो पहले क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। ठीक, संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, 5 फिर 5 धन x फिर 20 जोड़िए, 25 धन x फिर 15 जोड़ दीजिए, 40 धन x फिर y जोड़ दीजिए, 40 धन x धन y फिर इसी में 5 जोड़ दीजिए, 45 धन x धन y। ये हो गया, टोटल नंबर इतना हो गया, है ना। अब ये देखिए माध्यक दिया हुआ है 28.5, इसका मतलब ये आएगा 20 और 30 के अंतर्गत। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा F, ये बन गया F, ब्लैक से लिखिए, ये हो गया F और ये हो जाएगा CF। ठीक, और ये हो जाएगा L। बस अब रख दीजिए, हम डायरेक्ट सूत्र में रख रहे हैं, है ना। तो यहाँ से टोटल नंबर n बराबर कितना बन गया 45 धन x धन y। तो माध्यक बराबर यहाँ से लिखिए L प्लस H/F और यहाँ से n/2 माइनस CF। तो माध्यक दिया हुआ है 28.5 और L कितना है, L का मान 20, धन अंतराल 10-10 का है तो यहाँ 10 लिख दीजिए, और F कितना हो गया है 20। अब यहाँ ब्रैकेट लगाइए, n/2 कितना हो जाएगा 45 धन x धन y/2 माइनस CF 5 धन x। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कट गया, यहाँ से मिल जाएगा 28.5 बराबर 20 धन। अब ये सॉल्व कीजिए इसको, 1/2 यहाँ मिला है ना, यहाँ से हो जाएगा 45 धन x धन y। अब 2 से गुणा कीजिए, -10 और -2x पूरे का बटे हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा 28.5 बराबर 20 धन। अब ये देखिए क्या होगा, यहाँ से 45 है -10, 45 में से 10 घटाइए, कितना मिलेगा 45 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 35। ठीक, 35 ही आ गया। अब यहाँ से -2x प्लस x कितना हो गया -x और प्लस y पूरे का बटे कितना हो गया 2 2 4। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से मिलेगा 28.5 बराबर, तो ये 4 से गुणा होगा, आ गया 80 धन 35 और माइनस x प्लस y पूरे का बटे 4। अभी 4 से इधर गुणा हो जाएगा, तो 5 चौक 20, 8 चौक 32, 32 2 34 और 4 दूनी 8, 8 3 11। ठीक है, ये आ गया 114। अब बराबर ये देखिए, इसको जोड़ लीजिए, 5 8 2 10 1 11। ठीक है, ये आ गया 115 माइनस x धन y। ठीक, अब x y को इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए।
115 में से 114 घटाएंगे कितना, 1 आएगा। ये समीकरण एक पहला कंडीशन मिल गया। ठीक है, अब इसमें देखिए यदि और कोई कंडीशन इसमें दिया होता तो वहाँ से एक्स वाई का मान निकाल करके हम समीकरण हल करते हैं ना, तो इसमें प्रश्न जो है ये पर्याप्त है नहीं। ठीक, किताब में एक प्रश्न है जिसमें बारंबारताओं का योग 60 दिया हुआ है, वहाँ से यदि लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बारंबारताओं का योग 60 यानी 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 कर देंगे, तो यहाँ से आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, और तब मिलेगा एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, तो ये आ गया एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो यानी दोनों समीकरण को हल करके एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं, है ना। तो ये तरीका है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरा वाला प्रश्न। तीसरे में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदल करके, रैखिक समीकरण युग्म के रूप में इसमें पहले बदलना है इसको, फिर उसके बाद हल करना है। तो चलिए पहले रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में इसको बदलते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1/x प्लस वाई है, इसी की जगह कुछ रख देते हैं, क्या a मान लेते हैं, और 1/, या लिखिए तथा 1/x माइनस वाई बराबर b रखने पर, ठीक, b रखिए, यहाँ a रखिए, तो क्या मिलेगा, 1/x प्लस वाई की जगह a रखेंगे तो यहाँ से क्या मिला बताइए ध्यान से, 10, और इसके बाद 1/, इतनी की जगह a हो गया, और धन 2, 1/x माइनस वाई की जगह b, तो 2b आ गया बराबर 4 है। तो 2 से भाग दे दीजिए और सरल हो जाए 16 समीकरण। 2 से भाग दीजिए कितना मिलेगा, इसी को लिखेंगे, या 5a धन b बराबर 2 से भाग देंगे 2 मिला, ये समीकरण 1 बना लो। ठीक, अब क्या करेंगे, दूसरे वाले को में भी मान रखो, तो कितना मिलेगा, दूसरे वाले में जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, 15, 1/x प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे a, और माइनस 5, 1/x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की जगह b, ठीक है, बराबर कितना, -2। बस हो गया ये समीकरण। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करना है हमको। तो देखिए यहाँ 5b है, यहाँ b है, ठीक, तो चाहे जी देखिए हम प्रतिस्थापन विलोपन विधि से हल कर रहे हैं इसको। विलोपन विधि मतलब a या b में से कोई हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, तो यहाँ देखिए b है, यहाँ -5b है, तो पूरे में 5 से गुणा कर दीजिए, b हट जाएगा जोड़ने पर, है ना। या इसमें 15 है तो 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, ये 15 बन जाएगा, फिर घटाना पड़ेगा ना। तो सबसे आसान है समीकरण 1 में 5 से गुणा करके 2 में जोड़ने पर। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से गुणा करके समीकरण 2 में क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक, तो गुणा करके जोड़ लीजिए, समीकरण 1 में 5 से गुणा कीजिए, कितना मिलेगा, 5a, अच्छा 5 से गुणा करना ना, तो 5 × 25a ना, और यहाँ गुणा कीजिए, इसमें देखिए 5 × 25, फिर 5 से गुणा कीजिए प्लस 5b, यहाँ गुणा कीजिए बराबर 10 हो गया। अब नीचे समीकरण जोड़ लीजिए, कितना है, 15a माइनस 5b बराबर -2। ठीक, अब जोड़िए, देखिए ये प्लस माइनस कट गया। अब 15 और 25 जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 5 × 5 = 10, और ये 2 × 3 = 4। ठीक, 15 × 25 = 40। अब बराबर इसको, इसमें कितना आएगा, 10 में से -2 कितना बनेगा, 8। तो a बराबर 8/40, 8 × 5 = 40, तो a बराबर 1/5 मिल गया। ठीक, अब a का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, 1 में रख देंगे हम, है ना। a का मान यहाँ से लिखिए, a का मान समीकरण, a का यह मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखिए, क्या मिलेगा, 5, a का मान कितना लिखेंगे, 1/5 प्लस b बराबर 2, यही है ना। 5 × 5 काट दीजिए, कितना मिला, 1 धन b बराबर 2।
तो b बराबर आ गया 2 माइनस, इसको इधर लाइए 1, तो b बराबर मिल गया 1। ठीक, a और b का मान मिल गया। अब a व b का मान रखने पर, a व b का मान रख दीजिए। देखिए a का मान हमने यहाँ माना ना, तो अब मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, मान रखिए क्रमशः, तो मिलेगा, यहाँ से लिख लीजिए a व b का मान रखने पर, a व b का मान रखने पर, a का मान b का मान रखिए 1/x प्लस वाई बराबर a की जगह कितना लिखेंगे 1/5, तो यहाँ से मिलेगा x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1 हो गया। ठीक, फिर क्या करेंगे, अब b का मान रखिए, तो b का मान b की जगह क्या मिलेगा 1/x माइनस वाई बराबर b का मान कितना आया 1, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण, अच्छा 1 2 बन गया है, इसको मानिए 3 और इसको 4। ठीक, अब समीकरण 3 और 4 हल कर लीजिए, एक्स वाई का मान आ जाएगा। कैसे हल करेंगे, देखिए प्लस वाई माइनस वाई दोनों जोड़ लीजिए, आ जाएगा। समीकरण 3 व 4 देखिए बड़ा है लेकिन आसान है, को जोड़ने पर जोड़ लीजिए, क्या मिलेगा x प्लस वाई बराबर 5 और यहाँ से x माइनस वाई बराबर 1। अब जोड़िए y y कट गया, क्या मिला 2x बराबर 6 मिलेगा ना, 5 1 6, तो x बराबर 6/2 काट दीजिए 3, तो x का मान 3 मिल गया। अब यही x का मान समीकरण 3 में रख लीजिए या 4 में रख लीजिए, यह मान समीकरण किस में रखें 3 में रखेंगे, है ना। तो समीकरण 3 या 4 में रख लीजिए ये मान, तो लिखिए समीकरण किसमें 3 में रखने पर, अब 3 में रखिए मान, तो कितना आएगा x की जगह 3 रख दीजिए, 3 धन y बराबर 5, तो y बराबर 5, 3 इधर करिए माइनस 3, तो y का मान आ गया 2, तो ये हो गया हमारा हल। उत्तर कितना आया 3 और 2। ठीक, चलिए अगला देखिए, इसके बाद नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। चलिए तीसरे का अथवा सॉल्व करते हैं हम। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक, क्या कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष की अपेक्षा, तो वर्तमान आयु मान लो, माना कौन है भैया रहमान है, माना रहमान की वर्तमान आयु क्या है x है। फिर क्या कह रहे हैं 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, बताइए कितनी हो जाएगी ना। अभी x है तो 3 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 3 माइनस कर दो। जैसे अभी मान लो अभी कितने साल के हो गए, 15-16 साल के हो ना, 3 साल पहले कितने साल के थे, कितने वर्ष के थे 13 वर्ष के थे। 6 साल पहले कितने वर्ष के थे 10 वर्ष के थे, 6 माइनस करेंगे, है ना। तो समझ में आया ना। तो वैसे अभी आयु x है तो 3 वर्ष पूर्व कितनी थी x माइनस 3 वर्ष। ठीक, और फिर क्या कह रहे हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ना, अभी 15 साल के हो, 5 साल बाद कितने वर्ष के हो जाओगे, 5 वर्ष बाद कितने आयु के हो जाओगे बताओ। अभी अगर 15 साल के हो तो 5 साल बाद कितने वर्ष के हो जाओ, 20 हो जाओगे, है ना, +5 करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो वर्तमान आयु देखो इसकी x है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी +5, होगी कि नहीं होगी। अब क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष पश्चात, कह रहे हैं 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु और 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम 1/3 है। इन दोनों के व्युत्क्रम का योग जो है वो कितना है 1/3 है। यहाँ लिखिए
प्रश्नानुसार 1/x माइनस 3 और धन 1/x धन 5 बराबर कितना 1/3 है। इसी को सॉल्व कर लीजिए क्रमशः, है ना। हर बराबर नहीं है तो गुणा करेंगे नीचे, x माइनस 3 x प्लस 3 5 है ना। x प्लस 5 का गुणा 1 में करिए, क्या आएगा x प्लस 5 और प्लस इसका इसमें करिए x माइनस 3 बराबर 1/3। x और x जोड़ लीजिए, कितना मिलेगा 2x प्लस 5 और 3 कितना हो जाएगा प्लस 5 माइनस 3 2 आ गया, बटे इसका गुणा कीजिए x स्क्वायर और 5 3 15। अच्छा ये पहले घटाएंगे, 5 में से 3 घटाइए, क्या आएगा 2x और 5 3 15 माइनस 15 हो गया बराबर 1/3। अब तिरछा गुणा कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए क्रमशः। तो कितना आएगा, पहले 1 में गुणा कीजिए इसको, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 3 से इसमें गुणा कीजिए, 3 दूनी 6x धन 6। यहाँ से आ गया x स्क्वायर प्लस 2x, इस 6x को इधर लाइए, माइनस 6x माइनस 15, इस 6 को इधर लाइए, माइनस 6 बराबर 0। अब x स्क्वायर देखिए, ये -4 प्लस 2 कितना आएगा माइनस 6 प्लस 2 कितना 4x। अब ये 15 5 20 1 21 हो जाएगा, 21 बराबर 0। अब 7 3 21 कर लीजिए, 7 में से 3 घटाएंगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है, और प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। यहाँ से x ले लीजिए कॉमन, तो क्या मिलेगा x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन लो तो क्या मिलेगा x माइनस 7 बराबर 0। x माइनस 7 दोनों में है तो कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा x प्लस 3 बराबर 0। तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर आ गया, चलिए इसको लिखते हैं, ये हो गया x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7 हो गया। अब यहाँ से करेंगे तो माइनस में आएगा, उसको छोड़ दीजिए, या कर भी लेते हैं, x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3, ये माइनस में आएगा, छोड़ दो इसको। तो x का मान 7 आ गया, यानी रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, रहमान की वर्तमान आयु कितनी है 7 वर्ष है, यही पूछ रहा है। ये सवाल हो गया, ठीक। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, तो पहले बहुमंजिल भवन बना लेते हैं हम। बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, ये मान लीजिए ए बी, शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, एक दूसरा 8 मीटर ऊंचा भवन बना लीजिए। ये 8 मीटर ऊंचा भवन बना लीजिए। यहाँ ये ए बी हो गया, तो इसको सी डी मान लो, 8 मीटर है, ठीक। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, कहाँ से, ये बहुमंजिल भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, तो यहाँ से इन दोनों का अवनमन कोण कहाँ है, तो ये अवनमन कोण और ये दूसरा ये। तो पहले कितना कहा है 30 अंश, फिर 45 अंश, तो ये पूरा 30 हो जाए, ये 30 हो जाएगा और ये वाला 45 हो जाएगा। इसको मिला लीजिए। आगे क्या कहा है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवन के बीच की दूरी निकालिए। तो ये ऊंचाई निकालनी, तो ऊंचाई मान लेते हैं हम h, है ना। तो पहले लिख लीजिएगा कि माना भवन की ऊंचाई h है और बीच की दूरी x है, ठीक। यदि ये x है तो ये कितना होगा ऊपर, ये भी x होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये 8 है तो ये कितना होगा इधर, ये भी 8 होगा, ठीक। ये बन गया। अब देखिए ध्यान से, ये देखिए अवनमन कोण 30 है तो उन्नयन भी 30 होगा, अवनमन और उन्नयन जो है वो दोनों बराबर होते हैं, ठीक। तो बस अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी मान लीजिए ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं ई, ठीक। अब देखिए 2 त्रिभुज बना है, एक 30 अंश वाला, 30 अंश वाला कौन सा त्रिभुज है ए ई सी, और 45 अंश वाला ए बी डी,
है ना। तो दोनों त्रिभुज बारी बारी से ले लीजिए। पहले AEC लेंगे, त्रिभुज AEC में। अब इसमें देखिए क्या है, ये लंब इतना है, इस लंब की लंबाई पहले निकाल लीजिए, है ना। AE बराबर कितना होगा, देखिए AB पूरा AB कितना है H, और BE 8 है ना। तो AB बराबर हम लिख सकते हैं AE प्लस EB, है ना। AB बराबर क्या लिखेंगे, AE प्लस EB। अब देखिए AB पूरा H है, AE हमको निकालना है, EB कितना है 8, तो AE बराबर H माइनस 8, है ना। चाहे इतना लिखिए या डायरेक्ट यहीं से कर लीजिए, पूरे H में से 8 निकल गया, ये बच गया H माइनस 8। ठीक, तो AEC त्रिभुज में tan बराबर लंब बटे आधार करो, तो लंब हो जाएगा कितना H माइनस 8 और आधार यक्स रख लो। tan 30 कितना होता है 1/3 और H माइनस 8 बटे यक्स। यक्स का गुणा 1 में करो, यक्स बराबर इधर गुणा कर लो 3 H माइनस 8। ठीक, ये गुणा कर लो, हो सके तो जाने दो, इसे रहने दो। ये हो गया समीकरण 1। ठीक, इसके बाद अब लेंगे त्रिभुज ABD ले लो, है ना। ABD में त्रिभुज ABD में अब देखिए इसमें कितना है 45 अंश वाला, है ना। तो tan 45 बराबर फिर वही लंब बटे आधार, तो tan 45 लिख लीजिए। लंब पूरा कितना इसमें होगा, ये H बटे आधार यक्स हो गया। 45 का मान 1 होता है, तो H बटे यक्स, तो यहाँ से आ जाएगा H बराबर यक्स। समीकरण 2 बना लो। अब यह या ऐसे कह लीजिए कि H का यह मान, H का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रख लीजिए तो क्या मिलेगा, H की जगह यक्स लिख देंगे, है ना। तो यक्स बराबर कितना मिलेगा 3 यक्स माइनस 8, यही है ना। अब इसको सॉल्व करके यक्स का मान निकाल लो। यक्स बराबर 3 यक्स माइनस 8 3, है ना। इसको इधर लाओ तो बनेगा 3 यक्स, यहीं रहने दो, यक्स इधर ले आओ, माइनस यक्स, अब ये बराबर इधर जाएगा 8 3। ठीक, यक्स ले लो कामन, कितना मिला 3 माइनस 1 यक्स बराबर 8 3। तो यहाँ से यक्स बराबर 8 3 बटे 3 माइनस 1। अब क्या करोगे, अब देखिए परिमेयीकरण कर लो इसका, तो क्या आएगा, परिमेयीकरण करने के लिए √3 माइनस 1 है ना, तो +1 से ऊपर गुणा कर दो और √3 + 1 से नीचे, तो इधर आएगा 8। देखिए √3 3 हो गया ना, और ये 8 और 3 कितना 8 3 24 धन, अब इसमें 1 में गुणा कीजिए कितना आएगा 8 3। अब इधर देखिए a + b a - b यानी a² - b², तो कितना बनेगा 3 - 1, है ना। तो यहाँ से यक्स बराबर हो गया, ये 8 कामन रहने देते तब भी ठीक था, चलिए ठीक है 8 कामन ले लो अब ना, तो ये बचेगा 3 + 3 बटे 2 से काट दो, आ गया 4, तो यक्स का मान मिल गया 4, पर लिखिए √3 + 3, ये हो गया यक्स का मान, बीच की दूरी इतनी आ गई। हाँ, अब हमको निकाल, देखो जितना यच है उतने यक्स भी है, यानी ऊंचाई भी इतनी हो जाएगी। ठीक, ऊंचाई। इसका अथवा सवाल देखते हैं। अथवा वाला क्या है इसमें, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो चलिए सबसे पहले 10 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। ये 10 मीटर ऊंचा भवन हो गया। भूमि पर स्थित किसी बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना कह रहा है 30 अंश है। ये उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। ठीक, अब भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। यहाँ पर क्या है, एक ध्वज है। ठीक,
इसको मान लेंगे ए बी, चलिए इसको सी मान लेते हैं। ध्वज लहराया गया है और ध्वज और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण है ना, इसको थोड़ा सा और ऊंचा बना लीजिए। ये उन्नयन कोण कितना कह रहे हैं 45 अंश हो जाता है। ये तो और आसान है ना, 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई याद कीजिए, ध्वज दंड की लंबाई यानी यच निकालना है। ध्वज दंड की लंबाई और भवन से दूरी याद करनी है, तो ये भवन से दूरी यानी यक्स। ठीक, तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखिए कि माना ध्वज की लंबाई यच और बिंदु P से भवन की दूरी P से भवन की दूरी यक्स है। ठीक, अब देखिए इसमें दो त्रिभुज बनाना, एक 30 अंश वाला ये छोटा ABP है ना, और ये 45 अंश वाला CBP, दोनों त्रिभुज ले लीजिए, हल कर लीजिए, आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं ये बड़ा वाला CBP, त्रिभुज CBP में। ठीक, CBP में क्या होगा tan 45 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा देखिए पूरा इतना, यानी ये 10 और यच, तो ये हो गया यच प्लस 10 बटे आधार यक्स हो गया। 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ से मिल जाएगा यच प्लस 10 बटे यक्स, तिरछा गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा यक्स बराबर यच प्लस 10, समीकरण 1 बना लो। ठीक, अब दूसरा त्रिभुज ले लो। दूसरा त्रिभुज कौन सा ABP, त्रिभुज ABP में है ना, ABP में कितना लेंगे tan 45 अंश, कितना 30 है इसमें। ABP में कितना कोण है 30 अंश, tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना बना 10 और आधार यक्स हो गया। tan 30 का मान रख दो 1 बटे कर्डिम 3 और ये आ गया 10 बटे यक्स, तिरछा गुणा कर लो तो यक्स बराबर 10 कर्डी में 3 है ना। यही मान समीकरण 1 में रख लो। समीकरण 1 में रखने पर तो रख लीजिए कितना आएगा 10 कर्डिम 3 बराबर यच धन 10, तो यहाँ से आ गया यच बराबर 10, इधर कर लीजिए 10 कर्डिम 3 माइनस 10, तो यच बराबर हो गया 10 कामन ले लो, कर्डिम 3 माइनस 10 इतना लिख लो। या तो यहाँ से देखिए 10 कामन लेंगे ना तो 1 बचेगा, या तो कर्डिम 3 का मान रख दीजिए 10, कर्डिम 3 का मान 1.732 माइनस 1 है ना, तो 1 में से जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा 10 गुणे 0.732। अब 10 से गुणा करेंगे तो 1 अंक दशमलव इधर हो जाएगा है ना, अधिक हो जाएगा मान, तो 7.32 ये आ गया 7.32 ऊंचाई हो गई। ठीक, और यहाँ से दूरी भी निकाल लीजिए इस प्रकार से, दूरी हो जाएगी कितना 10 कर्डिम 3 या 10 कर्डिम 3 का मान 1.732, तो 10 से गुणा कर लीजिए 1.732 है ना, तो ये मिल गई 17.32 आ गया, ये दूरी मिल गई। ठीक, दूरी इतनी आ गई, ऊंचाई ये आ गया। ठीक, चलिए नोट करिए, अगला देखते हैं इसके बाद। हाँ चलिए 5वां सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का, ध्यान समझते जाइए, ये उल्टे शंकु का आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेमी दिया हुआ है ना, ऊपरी सिरा इसका खुला हुआ है, ऊपरी भाग की त्रिज्या 5 सेमी है, ये ऊपरी भाग की त्रिज्या 5 सेमी है। अब यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ये पानी से पूरा भरा हुआ है, और जब बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, इसमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, मतलब 0.5 सेमी त्रिज्या की 0.5 सेमी त्रिज्या, ये लिख लीजिए गोले की त्रिज्या है ना, गोली जो इसमें डाली जाती है, गोली की
त्रिज्या, इसको मानेंगे क्या स्मॉल आर, 0.5 सेमी है। ठीक, इतनी सेमी त्रिज्या की गोलियां डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। इसमें से जितना पानी भरा हुआ उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करो। ध्यान समझो, शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। अब जितना गोली इसमें डाला जाएगा उन गोलियों का आयतन कितना होगा, इस शंकु के आयतन का 1/4। क्योंकि जितना इस शंकु का आयतन है उसका 1/4 पानी बाहर तब निकलता है जब इसमें गोलियां डाली जाती हैं, है ना। इसका मतलब गोली का आयतन जितना होगा उतने पानी बाहर निकलेगा, और पानी कितना बाहर निकला है, 1/4। तो हम निकालेंगे पहले शंकु का आयतन और उसका 1/4 कर देंगे। तो जब 1/4 कर देंगे तो कुल गोलियों का आयतन आ जाएगा। चलिए इतना करिए पहले। तो माना शंकु की ऊंचाई, ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिए थोड़ा सा। ऊंचाई h बराबर 8 सेमी, है ना, और त्रिज्या r बराबर कितना, 5 सेमी। ठीक, त्रिज्या और ऊंचाई मिल गई, ये कैपिटल R मानिए। ठीक, तो शंकु का आयतन अब निकाल लीजिए। शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r² h। ठीक, चलिए यहाँ से लगा दीजिए इसको, या तो ऐसा कीजिए, इसको रहने दीजिए, इसे शंकु का आयतन इसी प्रकार रहने दीजिए। ठीक, अब चूंकि 1/4 भाग पानी बाहर निकलता है ना, तो शीशे की, देखिए ध्यान से, शीशे की कुल गोलियों का आयतन, है ना, कुल गोलियों का आयतन जो होगा वो कितना होगा, शंकु के आयतन का 1/4। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/4 कर लीजिए, और ये लिखिए शंकु का आयतन, 1/4 शंकु का आयतन, ये बराबर होगा कुल गोलियों के आयतन के, ना। और यहाँ ये भी मान लीजिए, यहाँ गोलियों की संख्या यहाँ ऊपर लिख लीजिए, गोलियों की त्रिज्या यहाँ माने हम ना, यही लिख लीजिए, गोलियों की संख्या n है, गोलियों की संख्या n है। तो एक गोली का आयतन जितना होता है उसी में n से गुणा कर लीजिए, तो कुल गोली का आयतन आ जाएगा। यहाँ n गुणे क्या होगा, एक गोली का आयतन, गोली का आयतन, बस अब यहीं रख दीजिए। तो यहाँ से मिल जाएगा क्या, 1/4 शंकु का आयतन, 1/3 पाई कैपिटल R² h। अब यहाँ n, अब गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई। अब देखिए यहाँ स्मॉल r हम माने तो स्मॉल r लिख दीजिए, क्यूब हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या करें, देखिए पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बस ना, अब नहीं कटेगा। अब जो भी बचा है उसको लिख लीजिए साफ साफ। क्या बचा है यहाँ, r का मान पता है हमको 5, 5 का स्क्वायर कर लीजिए यानी 2 बार, और गुणे h कितना है 8। ठीक, ऊपर हो गया सब ना, नीचे क्या बचा 4। ठीक, और बराबर इधर कितना बचा है 4, और ये देखिए n अभी बाद में लिखेंगे, r कितना है 0.5, इसको 3 बार लिख लीजिए, घात 3 है तो कितनी बार लिखेंगे 3 बार, 0.5 है ना, 0.5 3 बार लिखिए। और क्या बचा है n, उसको भी लिख लीजिए, हो गया। अब देखिए 4 दूनी 8 कट गया। अब यहाँ से n बराबर जो भी है उसको लिख लीजिए। n बराबर क्या आएगा, देखिए इधर आएगा बटे में हो जाएगा, ये मिला 5 गुणे 5 गुणे 2 बटे में, देखिए क्या है 4 गुणे 0.5 गुणे 0.5 कितनी बार 5 बार। ठीक, ये काटिए 2 दूना 4, अब ये काट दिए 5 से, 5 से ये कटेगा कितना है 0.1, ये 5 से काटिए ये भी 0.1। अब सॉल्व कर लो इसको, क्या बचा है ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बटे, अभी देखिए 1 गुणे 1 करेंगे कितना आएगा 0.01, और गुणे ये 0.5 और 2 बचा है, 5 दूनी 10 लिखेंगे, 1 अंक दशमलव लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बचा कितना, n बराबर 1/0.01 है ना, तो दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे 100 से गुणा, चूंकि 2 अंक पर है
तो 100 से ऊपर गुणा कर लो और 100 से नीचे गुणा कर लो, तो n बराबर आ जाएगा 100, यहाँ 100 से गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा, यानी n का मान 100 आ गया। यानी 100 गोलियाँ, शीशे की 100 गोलियाँ उस शंकु में डालेंगे तो इस शंकु के आयतन का 1/4 भाग पानी बाहर निकलेगा। ठीक, नोट करिए, अगला देखते हैं इसके बाद। चलिए लास्ट का अल्फा वाला देखते हैं। इसमें क्या है, ये लास्ट प्रश्न है। इसमें क्या करना है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की बेलनाकार गर्दन है। इसकी गर्दन कैसी है, बेलनाकार है, ये गोलाकार है। ठीक, अब जिसकी लंबाई 8 सेमी, गर्दन की लंबाई कितनी 8 सेमी दिया है और व्यास 2 सेमी दिया है। जब गोलाकार भाग का व्यास, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.2 सेमी है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेमी में गलत दिया, घन सेमी होगा। 345 आयतन क्या होता है, घन सेमी, है ना। आयतन 345 घन सेमी नापता है लड़का। अब कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि इस बच्चे ने उत्तर सही है बच्चे का कि नहीं, या मानते हुए कि उपरोक्त आयतन आंतरिक मापन है। ठीक, तो आंतरिक भाग का आयतन हमको निकालना है। तो यदि इतना आता है तो बच्चे ने सही मापा है, यदि इतना नहीं आता है तो गलत मापा है। तो चलिए कैसे निकालेंगे इस पूरे का आयतन। देखिए पहले गोलाकार भाग है, इस गोले का आयतन निकाल लीजिए, फिर ऊपर ये कैसा है, बेलनाकार है, तो इस बेलन का आयतन निकाल लीजिए। ठीक, तो पहले सब लिख लेते हैं ढंग से। गोले की, देखिए गोले की त्रिज्या, या कहते हैं गोलाकार भाग की त्रिज्या, कैपिटल आर बराबर हम मान लेंगे 8.5/2 कर लीजिए, आर हो गया। अब इसके बाद बेलनाकार गर्दन की त्रिज्या, बेलनाकार गर्दन की त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी, देखिए व्यास 2 है, 2/2 कर लो, आ जाएगा कितना, आर बराबर 1 सेमी। ठीक, अब ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई भी दिया हुआ है, h बराबर कितना दिया है, 8 सेमी, ये लिख लीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, इस बर्तन का आयतन हम निकालेंगे। बर्तन में पानी का आयतन, बर्तन में पानी का आयतन, और ये कितना होगा भैया, गोले का आयतन धन बेलनाकार भाग का आयतन। गोला यानी कि गोले का आयतन धन बेलन का आयतन, है ना, बेलन का आयतन। अब देखिए गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और धन बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब यही मान रख करके सब सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा 4/3, यहाँ पाई, अब पाई का मान इसमें दिया हुआ है 3.14, तो वही रखेंगे, है ना, गुणे आर कितना है, कैपिटल आर 8.5/2 गुणे 8.5/2 8.5/2, ये हो गया पूरा इतना 4/3 पाई आर क्यूब। अब धन पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 गुणे आर कितना है, 1 है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, और एच कितना है 8। ठीक, ये हो गया। अब इसको काटिए, 2 से काटिए, 2 दूना 4, ये 2 से 2 ही काट लीजिए, है ना, 2 से इसको भी काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 बच्चे 10, ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए 8.5 गुणे 8, ये गुणा कीजिए पहले, या इधर कोई बच्चा नहीं बचा है, तो 3 से इसमें भाग दे देंगे, पहले 3 से भाग दे दीजिए, 3 1 के 3.0, 3 चौक 12, 4 जाएगा, चलिए छोड़ दीजिए इतना, 1.04 हो गया ना, और लगाएंगे अगर तो कितना बनेगा, 3 चौक 12, 2 बचा ना, 20 हो जाएगा, 3 छक 18, तो 6 लगा देते हैं, तो 1.046 गुणे 8.5 गुणे 8.5 करें कितना आएगा 25, और 9 8 72, तो ये आ गया 72.52। अब इन दोनों का गुणा कीजिए जल्दी से, फिर कितना बचा, ये 4.25 धन, अब 8 का गुणा इसमें कर लेंगे, 8 चौक 32, 3 बचा, 8 1 के 8 3 11,
और 8 त्रिक 24 से 25, यहाँ से आ जाए 2 दशमलव लगाइए, 25.12 हो गया। ये 75 इसका गुणा करने कितना आया? 573। चलिए अब इसमें गुणा करेंगे 4.25 का, ठीक है, इसमें गुणा कीजिए इसको। अब ये बचेगा कितना? 25.1, तो इसको लिख लीजिए। अब ये गुणा करने पर कितना आएगा? 321.185 लिख लीजिए, हो गया है ना। अब प्लस 25.12 है ना। दशमलव देखिए इसमें मान निकालना ना, तुलना करनी, इसलिए दशमलव के बाद एक अंक कम से कम लिखे, दो है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लीजिए, तो कितना? 321.85 185। अब इसका गुणा कीजिए, 25 जोड़िए, इसमें 1 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 8 2 10, 1 1 2 1 3 आएगा, यहाँ 6 और ये आ गया 4 3, ठीक। तो यहाँ से मिल गया क्या? यहाँ से मिल जाएगा, चलिए यही लिख देते हैं। तो कुल आयतन टोटल कितना आएगा? कितना आया था? 346.35, ऐसा कुछ है ना। तो इतना घनसेमी आयतन आया। देखिए बच्चे ने जो ज्ञात किया था वो कितना ज्ञात किया था? 345, और इसका आयतन आया कितना? 346.35। तो इसका मतलब उस बच्चे ने गलत गणना किया था, ठीक। तो इस प्रकार से हमने ये मॉडल पेपर जो है इस प्रकार से सॉल्व कर लिया है। इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसको मेहनत से पढ़िए, देख करके पेन कॉपी ले करके पढ़िए, क्रम से आ जाएगा सब कुछ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।